अब हम बात करेंगे नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो लेंथ होती है एवरेज उसका 28 दिन होता है। ओके। लेकिन फिगो की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल ड्यूरेशन पकड़ा गया है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो है 24 से 38 दिन का। मतलब अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल लेस देन 24 डेज होगी या फिर मोर देन 38 डेज होगी तो उसे हम एबनॉर्मल कंसिडर करेंगे। नॉर्मल ड्यूरेशन ये है 24 to 38 डेज अकॉर्डिंग टू फिगो। फिर हम बात करते हैं कि एवरेज ब्लड लॉस कितना होना चाहिए। एवरेज ब्लड लॉस होता है 35 to 50 ml, लेकिन 80 ml तक ये नॉर्मल कंसिडर करता है। फिर हम बात करते हैं एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग, कब तक कितने दिन तक आपकी ब्लीडिंग चल सकती है। तो एवरेज ड्यूरेशन क्या है? 4.5 से 5 दिन। लेकिन हम 8 दिन तक अगर ब्लीडिंग हो रही है उसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अप टू 80 ml ऑफ ब्लीडिंग हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं एंड अप टू 8 डेज ऑफ ब्लीडिंग हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। फिर कुछ आपके पास एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग की कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है आपके पास, जैसे कि पहली होती है मेनोरेजिया। मेनोरेजिया इज हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अलोंग विथ रेगुलर साइकिल्स। मतलब साइकिल्स रेगुलर है, जब ब्लीडिंग होनी चाहिए तभी हो रही है, लेकिन हेवी हो रही है बहुत। हैवी मतलब कितनी हेवी? कि मोर देन 80 ml हो रही है और 8 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, इसका मतलब होता है मेनोरेजिया। दूसरा होता है हाइपोमेनोरिया। हाइपोमेनोरिया इज उल्टा ऑफ मेनोरेजिया। इसमें लाइट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है और साइकिल्स रेगुलर है। मतलब जब ब्लीडिंग होनी चाहिए तभी हो रही है, लेकिन बहुत कम हो रही है। कितनी कम? मतलब जो ब्लीडिंग है वो लास्ट कर रही है लेस देन 2 डेज और वॉल्यूम है लेस देन 20 ml। इसमें ज्यादा रिलायबल आपका ये लेस देन 2 डेज वाला होता है, क्योंकि ज्यादातर बुक्स में यही दिया हुआ है। तो हाइपोमेनोरिया मेनोरेजिया का उल्टा है। मेनोरेजिया था हाई मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ये है लाइट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ठीक है। फिर हम बात करते हैं ओलिगोमेनोरिया के बारे में। तो अब ओलिगोमेनोरिया के अंदर क्या है ना, देर आर लेस फ्रिक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। लेस फ्रिक्वेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, क्योंकि जो ड्यूरेशन है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो बढ़ चुका है और मोर देन 38 डेज हो चुका है। लेकिन अभी भी साइकिल्स रेगुलर है, बस जो ड्यूरेशन है वो मोर देन 38 डेज है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जिसके कारण देर आर लेस देन 9 मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग पर ईयर। तो ये तो होता है आपका ओलिगोमेनोरिया। इसका उल्टा होता है आपका पॉलीमेनोरिया। इसमें देयर इज मोर फ्रीक्वेंट साइकिल्स। मोर फ्रीक्वेंट साइकिल्स क्यों होती है? क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ वन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज लेस देन 24 डेज। यहाँ पर भी साइकिल्स आपकी रेगुलर है, बस जो ड्यूरेशन है वो लेस देन 24 डेज है। इसके अंदर पॉलीमोनोरिया के अंदर। फिर एक टर्म होता है आपका मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया का लिटरल मीनिंग क्या होता है? कि दो रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बीच में, दो रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बीच में अगर ब्लीडिंग हो जाए तो इसको हम बोलते हैं मेटोरेजिया। इसको हम क्या कहते हैं? मेटोरेजिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग इन बिटवीन टू रेगुलर साइकिल्स। लेकिन पेशेंट को तो ये समझेगा नहीं ना कि ये एग्जैक्टली इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, एग्जैक्टली दो रेगुलर साइकिल्स के बीच में ब्लीडिंग हो रही है। पेशेंट को तो ऐसा लगेगा कि इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है। तो समटाइम्स दिस मेटोरेजिया इज आल्सो यूज्ड फॉर द इरेगुलर ब्लीडिंग। लेकिन अगर डायरेक्टली आपको पूछा जाए कि व्हाट इज मेटोरेजिया, तो आपको लिखना है इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ठीक है। लास्ट टर्म जो आपको पता रहना चाहिए दैट इज योर एमेनोरिया। एमेनोरिया इज कंप्लीट absence ऑफ ब्लीडिंग फॉर 3 months, दैट इज फॉर 90 डेज। 90 दिन के लिए कंप्लीट absence ऑफ ब्लीडिंग को हम कहते हैं अमेनोरिया। क्लैरिटी? अब देखो इतने सारे टर्म्स हमने पढ़ लिए, इनको तो रिवाइज करो आप। आपके फिगो ने क्या किया ना, फिगो ने एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग के लिए एक क्लासिफिकेशन ही दे दिया, जिसको हम कहते हैं पाम कोइन क्लासिफिकेशन। और ये पाम कोइन क्लासिफिकेशन बेस्ड है ऑन द एटियोलॉजी ऑफ एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। अब ये एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग के अलग अलग कॉजेस हो सकते हैं। अब अलग अलग क्लासेस कॉजेस के बेसिस पर आपने क्लासिफिकेशन जो दिया हुआ है फिगो ने, वो क्या है? पाम कोइन। जहां पर पी स्टैंड करता है फॉर पॉलिप, मतलब एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग कॉज्ड बाय पॉलिप। फिर ए स्टैंड करता है फॉर एडिनोमायोसिस। एल स्टैंड करता है फॉर लियोमायोमा, जिसको हम फाइब्रॉइड भी कहते हैं। एम स्टैंड करता है फॉर मैलिग्नेंसी एंड हाइपरप्लेजिया। सी स्टैंड करता है फॉर कोएगुलोपैथी। ओ स्टैंड करता है फॉर ओवुलेटरी डिसफंक्शन। और ओवुलेटरी डिसफंक्शन में दो चीजें आती है, एक आता है एनोवुलेशन और एक आता है पीसीओएस दोनों। तो मतलब क्या है इसका, एयूबीओ का, कि एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग ड्यू टू ओवुलेटरी डिसफंक्शंस लाइक एनोवुलेशन एंड पीसीओएस। सिमिलरली एयूबीई, जहां पर ई स्टैंड करता है फॉर एंडोमेट्रियल डिसीजेस लाइक एशरमैन डिसीज एंड एंडोमेट्राइटिस। ओके। फिर एक होता है एयूबी आई। आई मतलब आइट्रोजेनिक, मतलब एबनॉर्मल यूटेरियन ब्लीडिंग हो रही है जब आप आईओडी को इंसर्ट कर रहे हो, या फिर ओसीपी के कारण या फिर एचआरटी के कारण आपका एबनॉर्मल यूटेरियन ब्लीडिंग हो रही है। और एक होता है आपका एबनॉर्मल यूटेरियन ब्लीडिंग एन। एन मतलब क्या? नॉट येट क्लासिफाइड, मतलब कोई ऐसा कॉज है जो इस क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं है, उसको हम एयूबी एन के अंदर डाल देते हैं। ठीक है। ठीक है जी। अगर ये आपको क्लियर है तो हम बात करते हैं प्यूबर्टी के बारे में। देखो प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी एक फेज है सेक्सुअल मैच्योरेशन का, जिसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आपके अपीयर करते हैं, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो। प्यूबर्टी के पहले आपका प्यूबर्टल चेंजेस क्यों नहीं आते? क्योंकि प्यूबर्टी के पहले आपका जो हाइपोथैलेमस होता है वो डॉर्मेंट स्टेज के अंदर होता है।
और आपका जीएनआरएच का रिलीज नहीं होता। ओके, जिसके कारण जो पिचोरी है वो ना एलएच एफएसएच रिलीज करेगा, ना ओवरी आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा। तो बिफोर प्यूबर्टी तो हाइपोथैलेमस डोरमेंट होने के कारण आपका कोई प्यूबर्टल चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलते। लेकिन प्यूबर्टी पे क्या होता है आपको, एट प्यूबर्टी देयर आर न्यूरोट्रांसमीटर चेंजेस। इन न्यूरोट्रांसमीटर चेंजेस के कारण क्या होता है, देयर इज पल्सेटाइल रिलीज ऑफ जीएनआरएच फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। जैसे मैंने आपको बताया था, हाइपोथैलेमस के आर्कुएट न्यूक्लियस से जीएनआरएच का पल्सेटाइल रिलीज होता है। ठीक है, तो अब ये जो पल्सेटाइल रिलीज हो रहा है एट प्यूबर्टी, ये किन न्यूरोट्रांसमीटर्स के इंक्रीज के कारण होता है? तो ये 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द पल्सेटाइल रिलीज ऑफ द जीएनआरएच हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, जिसमें सबसे मेन है आपका किस्पेप्टिन, उसके अलावा न्यूरोकाइनिन एंड लेप्टिन, ये दोनों भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द पल्सेटाइल रिलीज। और दो ऐसे कौन से न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल थे इन कीपिंग द हाइपोथैलेमस डोरमेंट बिफोर द प्यूबर्टी? तो वो है आपके गाबा एंड न्यूरोपेप्टाइड वाई, जिसमें गाबा सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यूरोपेप्टाइड वाई भी आपका डोरमेंट स्टेज में रखने का मदद करता है। तो बेसिकली जब आपके प्यूबर्टी आती है तो ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर गाबा एंड न्यूरोपेप्टाइड वाई जो कि डोरमेंट रखते थे हाइपोथैलेमस को, वो डिक्रीज हो जाते हैं, और ये तीनों किस्पेप्टिन, न्यूरोकाइनिन और लेप्टिन जो कि रिस्पॉन्सिबल थे फॉर पल्सेटाइल रिलीज ऑफ जीएनआरएच, ये तीनों बढ़ जाते हैं, जिसके कारण देयर इज पल्सेटाइल रिलीज ऑफ जीएनआरएच फ्रॉम हाइपोथैलेमस एट प्यूबर्टी। इसमें आपको लेप्टिन के बारे में याद होना चाहिए कि लेप्टिन ये बेसिकली परमिसिव हार्मोन है जो परमिशन देता है टू बॉडी, सॉरी, जो परमिशन देता है आपके ब्रेन को कि अब बॉडी रेडी है मैच्योरेशन के लिए, मेंस्ट्रुएशन शुरू कर सकते हो, प्यूबर्टल चेंजेस शुरू कर सकते हो। तो आपको यह सवाल पूछा जाएगा, विच न्यूरोट्रांसमीटर कीप्स हाइपोथैलेमस डोरमेंट बिफोर प्यूबर्टी? आंसर गाबा हो जाएगा, इसके अलावा न्यूरोपेप्टाइड वाई भी आंसर हो जाएगा, लेकिन मेन आपका क्या होता है, मेन आपका गाबा होता है। फिर आपको पूछा जाएगा विच न्यूरोट्रांसमीटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पल्सेटाइल रिलीज ऑफ प्यूबर्टी? तो आंसर आपका किस्पेप्टिन हो जाएगा, इसके अलावा न्यूरोकाइनिन बी और लेप्टिन, ये दोनों भी आंसर हो सकता है, लेकिन मेन आपका आंसर क्या होगा, किस्पेप्टिन होगा हमेशा। फिर हम बात करते हैं विच ट्रांसमीटर हैज परमिसिव रोल इन प्यूबर्टी? तो परमिसिव रोल होता है आपके लेप्टिन का, जो मैंने यहां पर बताया था कि लेप्टिन जो है इसका परमिसिव रोल होता है इन प्यूबर्टी। और लेप्टिन आता है कहां से? लेप्टिन आता है एडिपोज टिश्यू से। तो अगर एडिपोज टिश्यू आपकी बॉडी में ज्यादा होगा तो ज्यादा लेप्टिन रिलीज होगा, ज्यादा लेप्टिन रिलीज होगा तो जल्दी आपको जो है परमिशन मिल जाएगी ब्रेन को आपके प्यूबर्टी शुरू करने के लिए। इसीलिए जो ओबीस फीमेल्स होती है उनके अंदर अर्ली प्यूबर्टी आती है, क्योंकि ओबीस फीमेल्स के अंदर ज्यादा एडिपोज टिश्यू होता है, ज्यादा लेप्टिन होता है, इसलिए ज्यादा जल्दी परमिशन मिल जाती है फॉर प्यूबर्टी। अब ये तीन चीजें, ओबेसिटी, रेस एंड जेनेटिक्स, इन तीनों का कुछ ना कुछ इंपैक्ट होता है ऑन द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी। जैसे ओबेसिटी का तो हमने पढ़ लिया कि ओबेसिटी, ओबीस फीमेल रहेगी तो अर्ली प्यूबर्टी आती है, तो वैसे ओबेसिटी, रेस, जेनेटिक्स, इन सब का कुछ ना कुछ इंपैक्ट होता है ऑन द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी, ये आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि इनिशियली जीएनआरएच का जो रिलीज होता है वो पल्सेटाइल, इनिशियली रिलीज तो हमेशा जीएनआरएच का जो रिलीज होगा हमेशा वो पल्सेटाइल होगा, लेकिन इनिशियली ये जो पल्सेटाइल रिलीज होगा जीएनआरएच का, ये सिर्फ और सिर्फ रात को होगा। और रात को जो ये जीएनआरएच का पल्सेटाइल रिलीज हो रहा है, ये स्टिमुलेट करेगा ओनली एंड ओनली एलएच के पल्सेस को रिलीज होने के लिए एट नाइट। मतलब शुरुआत में जब आपका जीएनआरएच रात को रिलीज हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एलएच रिलीज करवाएगा पिचोरी से, दैट टू एट ओनली नाइट, और ये भी पल्स फॉर्म में। फिर धीरे धीरे एलएच के साथ साथ आपके एफएसएच का भी पल्सेटाइल रिलीज शुरू हो जाएगा, दैट टू ओनली एट नाइट। और ये नियरली 1 से 3 साल लेगा टू टू स्टार्ट द रिलीज, पल्सेटाइल रिलीज ऑफ एलएच, एफएसएच एंड जीएनआरएच बोथ डे एंड नाइट टाइम। ओके, 1 से 3 साल तक तो ऐसे नाइट में ही रिलीज होते रहेगा आपके एलएच, एफएसएच। फिर 1 से 3 साल के बाद जो है जीएनआरएच, एफएसएच, एलएच, ये सारे जो है आपके डे एंड नाइट टाइम के पल्सेस, डे और नाइट टाइम में इनके पल्सेस निकलती जाएगी। तो ये जो आपका 1 से 3 साल का टाइम ले रहा है, इसमें जब आपकी इनिशियल मेंस्ट्रुअल साइकिल है एडोलसेंट गर्ल की, वो एनोवुलेटरी लेती है। क्यों? मतलब इरेगुलर ब्लीडिंग क्यों होती रहती है? क्योंकि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होने के लिए, नॉर्मल ओवुलेटरी मेंस्ट्रुअल साइकिल होने के लिए हमने पढ़ा था कि कितने साइक्लिकल वे में, कितने साइक्लिकल चेंजेस के फॉर्म में आपके हार्मोन्स आने चाहिए। पहले प्री ओवुलेटरी फेज में, मतलब ओवुलेशन से पहले करेक्टली एफएसएच बढ़ा हुआ होना चाहिए, ओवुलेशन से थोड़ा पहले एलएच सर्ज आना चाहिए, उसके बाद आपका एलएच थोड़ा कम हो जाएगा, एफएसएच थोड़ा कम हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन जो है आपका ओवुलेशन के बाद बढ़ेगा सिक्रेटरी फेज के अंदर। तो ऐसे साइक्लिकल चेंजेस आपके जो है इनिशियल 1 to 3 इयर्स में नहीं हो पाते, क्योंकि देखो ना, सिर्फ नाइट टाइम पे जीएनआरएच रिलीज हो रहा है, फिर सिर्फ एलएच रिलीज हो रहा है वो नाइट टाइम पे, फिर दोनों एलएच और एफएसएच रिलीज हो रहा है लेकिन नाइट टाइम पे। तो 1 से 3 साल लग जाता है वो साइक्लिकल चेंजेस प्रॉपर तरीके से आने के लिए। इसलिए जो इनिशियल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है एडोलसेंट गर्ल के अंदर, वो एनओवुलेटरी होती है, मतलब इरेगुलर ब्लीडिंग होगी, लेकिन ये फिजियोलॉजिकल होता है।
अडोलसेंट गर्ल्स के अंदर। फिर हम बात करते हैं प्यूबर्टल चेंजेस के बारे में। तो प्यूबर्टल चेंजेस के बारे में समझने से पहले सबसे पहले बात करते हैं ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। फीमेल्स के अंदर ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी होता है 10.5 ईयर्स पे, मेल्स के अंदर होता है वो 11.5 ईयर्स पे। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी और डिलेड प्यूबर्टी, ये दो टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर ये आपकी मीन एज है, अगर ये आपकी क्या है, मीन एज है, और आपको प्यूबर्टल चेंजेस दिख रहे हैं 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस बिलो द मीन एज, तो फिर वो है आपका प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। और अगर आपको प्यूबर्टल चेंजेस दिख रहे हैं 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द मीन एज, तो फिर वो है आपकी डिलेड प्यूबर्टी। तो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी क्या है कि प्यूबर्टल चेंजेस आर सीन 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस बिलो द मीन एज, एंड डिलेड प्यूबर्टी क्या है कि चेंजेस आर सीन 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस अबव द मीन एज। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी फीमेल्स में तब बोला जाएगा जब लेस देन 8 ईयर्स में आपको प्यूबर्टल चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, और मेल्स में अगर लेस देन 9 ईयर्स में प्यूबर्टल चेंजेस देखने को मिल गए तो वो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी होगा। डिलेड प्यूबर्टी हम तब बोलेंगे जब 13 साल तक भी कोई प्यूबर्टल चेंज फीमेल के अंदर नहीं होगा और 14 साल तक आपके प्यूबर्टल चेंजेस कोई भी आपको मेल के अंदर नहीं दिखेंगे, तो हम बोलेंगे डिलेड प्यूबर्टी इन मेल्स। ठीक है जी। तो अब प्रिकॉशियस प्यूबर्टी ज्यादा कॉमन होती है गर्ल्स के अंदर, एंड डिलेड प्यूबर्टी ज्यादा कॉमन होती है बॉयज के अंदर। फिर हम बात करते हैं कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का, तो वो होता है इडियोपैथिक। एंड व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिलेड प्यूबर्टी, तो वो है कंस्टिट्यूशनल डिले। मतलब दोनों का मोस्ट कॉमन कॉज कोई अंडरलाइन कॉज नहीं है। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का वो इडियोपैथिक है और डिलेड प्यूबर्टी का कंस्टिट्यूशनल डिले है। फिर हम बात करते हैं प्यूबर्टल चेंजेस के बारे में जो फीमेल्स के अंदर आता है और जो मेल्स के अंदर आता है। सबसे पहले फीमेल्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टल चेंज इन फीमेल इज ग्रोथ स्पर्ट। अब यहां पर ग्रोथ स्पर्ट के अंदर कोई हाइट वगैरह नहीं बढ़ रहा, ऑब्वियसली देयर इज इंक्रीज इन स्केलेटल ग्रोथ, लेकिन ये स्केलेटल ग्रोथ जो है ये लिम्स के डिस्टल पार्ट में ज्यादातर हो रहा है, जिसके कारण जो आपके हैंड्स है, अपर लिम के हैंड्स और लोअर लिम के जो फिट है उनकी लेंथ बढ़ रही है। लेकिन क्या, मुझे आप ये बताइए कि क्या आप अपने हैंड की मेजरमेंट, फिट के मेजरमेंट डेली लेते रहते हो क्या? नहीं ना, कभी नहीं लेते। तो क्या ये साइन आपको विजिबल रहेगा ग्रोथ स्पर्ट का? नहीं विजिबल रहेगा। इसलिए ये फर्स्ट साइन जरूर है आपका ग्रोथ स्पर्ट, लेकिन ये इतना इजीली आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते किसी भी फीमेल के अंदर या फिर किसी भी पर्सन के अंदर। तो जो पहली विजिबल साइन होती है प्यूबर्टी की, वो होती है थेलार्क। थेलार्क इज अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट बर्ड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एस्ट्रोजन। और इस थेलार्क को हम स्टेज कर सकते हैं वाया टैनर स्टेजिंग या फिर सेक्सुअल मैच्योरेशन एसएमआर स्टेजिंग। इन दोनों स्टेजिंग के थ्रू हम थेलार्क को जो है स्टेज कर सकते हैं, जिसमें टैनर 1 स्टेज कहती है अबाउट द प्री प्यूबर्टल ब्रेस्ट, टैनर 2 प्यूबर्टी वाला ब्रेस्ट, और टैनर 3 4 5 जो भी हो गया आपके आगे के स्टेजेस, इनमें आपका प्यूबर्टी के ऑनसेट वाला ब्रेस्ट रहेगा। ठीक है, इतना ही आपको जानना है टैनर स्टेजिंग के बारे में, ज्यादा जानना है नहीं आपको, इतना ही, इतने से ही आपके सारे गायनी के सवाल सॉल्व हो जाएंगे। बाकी पेड्स वगैरह में आपको डिटेल में टैनर स्टेजिंग पता करनी है। फिर आपका पहला विजिबल साइन हमने देख लिया, फर्स्ट इवेंट ऑफ द प्यूबर्टल चेंजेस इन फीमेल वाज ग्रोथ स्पर्ट, सेकंड इवेंट वाज थेलार्क, तीसरा इवेंट जो हो रहा है वो आपका फीमेल्स के अंदर इन प्यूबर्टल चेंजेस दैट इज प्यूबार्क। प्यूबार्क क्या होता है? इट इज अपीयरेंस ऑफ प्यूबिक हेयर एंड एक्सिलरी हेयर्स, और इसके लिए रिस्पांसिबल कौन होता है? एंड्रोजन्स। इसके लिए भी आपके अपीयरेंस ऑफ प्यूबिक हेयर एंड एक्सिलरी हेयर के लिए भी आप टैनर स्टेजिंग को यूज करते हो। फिर चौथा इवेंट जो होता है वो होता है आपका पीक हाइट वेलोसिटी। पीक हाइट वेलोसिटी मतलब इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान बहुत इंक्रीजिंगली हाइट बढ़ेगी आपकी फीमेल की, और इस पीक हाइट वेलोसिटी अचीव करने के 6 महीने बाद मेनार्क आ जाएगा। 6 महीने बाद क्या आ जाएगा? मेनार्क आ जाएगा, जिसमें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी आपके फीमेल की। मेनार्क की एवरेज एज, मतलब एवरेज एज जिसपे आपका मेनार्क आ जाता है वो होता है 12.5 ईयर्स। क्या होता है वो? 12.5 ईयर्स। ये काफी चेंज हो रहा है कंट्रीज में अभी आजकल, लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स के हिसाब से 12.5 ईयर ही है। ठीक है, फिर व्हाट इज प्रिकॉशियस ब्लीडिंग? प्रिकॉशियस प्यूबर्टी तो हमने सुन लिया, प्रिकॉशियस ब्लीडिंग क्या होता है? देखो, प्रिकॉशियस ब्लीडिंग मतलब अगर आपकी कोई लड़की डेवलप करती है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बिफोर 10 ईयर्स ऑफ हर एज, तो उसको हम बोलेंगे प्रिकॉशियस ब्लीडिंग। ठीक है, ये सवाल जो हमेशा पूछा जाता है हर एग्जाम में कि विच टैनर स्टेज करस्पॉन्ड्स विथ पीक हाइट वेलोसिटी? तो टैनर 3 स्टेज ऑफ बोथ ब्रेस्ट एंड प्यूबिक हेयर करस्पॉन्ड्स विथ पीक हाइट वेलोसिटी। तो आप ये याद रखें, टैनर 3 स्टेज ऑफ बोथ ब्रेस्ट एंड प्यूबिक हेयर्स, दिस करस्पॉन्ड्स विथ पीक हाइट वेलोसिटी। फिर आपको प्यूबर्टल चेंजेस के बारे में बात करते हो मेल्स के, तो फर्स्ट साइन या फिर आप बोल सकते हो फर्स्ट प्यूबर्टल चेंज इन मेल्स इज टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट। मतलब जो टेस्टिस का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं वाई ऑर्किडोमीटर विच मेजर्स द टेस्टिकुलर वॉल्यूम। प्री प्यूबर्टल आपके टेस्टिस का वॉल्यूम इज लेस देन 2 ml, और आफ्टर द प्यूबर्टी ऑनसेट इट इज मोर देन इक्वल टू 4 ml। ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें आपका टेस्टिकुलर वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है? तो आंसर आपका क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, जिसमें 47XXY ये आपका बेसिकली कार्योटाइप होता है। तो पहला चेंज तो होता है टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट, दूसरा चेंज होता है पेनाइल एनलार्जमेंट, तीसरा चेंज होता है आपका प्यूबार्क, मतलब दैट इज अपीयरेंस ऑफ प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर,
और चौथा चेंज होता है आपका पीक हाइट वेलोसिटी। पीक हाइट वेलोसिटी जो है ये ज्यादा टाइम तक रहता है मेल्स के अंदर एज कंपेयर टू फीमेल्स, अप्रोक्सीमेटली 2 years मोर इन फीमेल्स एज कंपेयर टू इन मेल्स एज कंपेयर टू फीमेल्स। इसलिए ज्यादा हाइटेड होते हैं बॉयज एज कंपेयर टू फीमेल्स। इसका रीजन क्या है कि पीक हाइट वेलोसिटी ज्यादा टाइम तक क्यों रखती है मेल्स के अंदर? क्योंकि फीमेल्स के अंदर एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोजन, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ द एपिफाइसिस, अर्ली क्लोजर ऑफ द एपिफाइसिस करवाता है। और जब एपिफाइसिस का अर्ली क्लोजर हो जाएगा तो हाइट आपकी ज्यादा बढ़ नहीं सकती उसके बाद। तो ये तो सारी चीजें होगी आपकी प्यूबर्टी के बारे में। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी और डिलेड प्यूबर्टी पढ़ना बस बाकी है। उससे पहले हम बढ़ते हैं एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग के बारे में। देखो, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग इन अडोलसेंट गर्ल्स इज एनोवुलेशन। जैसे मैंने बताया था तुमको कि जो आपकी अडोलसेंट गर्ल्स होती है तो उनमें मेंस्ट्रुएशन शुरू होने से पहले इनिशियल 1 to 3 years में जो हार्मोन्स का साइक्लिकल चेंज जब तक नहीं आता तब तक साइकिल्स उनकी इरेगुलर होती है, ब्लीडिंग इरेगुलर होती है, जो कि एनोवुलेटरी साइकिल्स होती है। ठीक है, तो यही आपका मोस्ट कॉमन कॉज होता है एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग का अडोलसेंट गर्ल्स के अंदर। सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? वो होता है कोएगुलेटरी डिसऑर्डर्स, जिसमें मोस्ट कॉमन कोएगुलेटरी डिसऑर्डर कौन सा है? वॉन विलीब्रैंड डिसीज। अदर कॉजेस क्या हो सकता है एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग का ये अडोलसेंट गर्ल्स के अंदर? वो हो सकता है प्रेगनेंसी, थायराइड डिसफंक्शन, प्रोलैक्टिन डिसफंक्शन। ओके, मोस्ट कॉमन कॉज तो आपको पता होना चाहिए एनोवुलेशन, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज भी पता होना चाहिए कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स। तो अब हम बात करते हैं एनोवुलेशन के बारे में। तो ये तो हमने समझ लिया कि एनोवुलेशन मोस्ट कॉमन कॉज है एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग का इन अडोलसेंट गर्ल्स। तो अब एक्चुअली एनोवुलेशन में होता क्या है? ईस्ट्रोजन प्रेजेंट होता है, प्रोजेस्टेरॉन एब्सेंट होता है, एंड ड्यू टू दिस अनस्टॉप्ड ईस्ट्रोजन देयर इज अ लॉट मोर प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम बहुत प्रोलिफरेट कर जाता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था फिजियोलॉजी के अंदर कि ईस्ट्रोजन को जो है आप ब्रिक्स की तरह समझो, ओके, और प्रोजेस्टेरॉन को आप इस सीमेंट की तरह समझो जो इसको पैक करके रखता है। अब यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन है ही नहीं, तो जो ये ब्रिक्स की वॉल बनेगी क्या वो स्टेबल होगी? नहीं स्टेबल होगी, अनस्टेबल होगी। इसीलिए थिक एंडोमेट्रियम तो बन जाता है लेकिन ये काफी अनस्टेबल होता है क्योंकि सीमेंट ही नहीं है। ठीक है, जो आपका नीचे वाली एंडोमेट्रियल लेयर बनती है ना बाय द एस्ट्रोजन, उसको तो ब्लड सप्लाई पहुंच रहा है तो वो ठीक है, वो तो रह जाएगी। लेकिन जो ऊपर के लेयर्स बनते जा रहे हैं ड्यू टू अनस्टॉप्ड एस्ट्रोजन, बनते जा रहे हैं बनते जा रहे हैं, उनको तो कोई सपोर्ट ही नहीं भाई। कोई सपोर्ट नहीं तो बहुत अनस्टेबल है, वो शेड ऑफ कर जाएंगे, जल्दी जल्दी शेड ऑफ कर। ओके, और वो बने क्यों थे? वो एक्सेसिव एस्ट्रोजन, अनस्टॉप्ड एस्ट्रोजन के कारण बने थे, और वही शेड ऑफ कर रहे हैं। इसलिए इस ब्लीडिंग को हम क्या कहते हैं? ईस्ट्रोजन ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, जो कि हेवी भी होती है और इरेगुलर भी होती है। ठीक है, ठीक है। अब अगर फीमेल के अंदर इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है लेकिन ये इरेगुलर ब्लीडिंग हेवी नहीं है, हेवी नहीं है मतलब क्या? अनीमिया कॉज नहीं कर रही, तो फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको पेशेंट को रीअश्योर कर देना है आयरन सप्लीमेंट्स के साथ। ये भाई कुछ इतना प्रॉब्लम है नहीं, इस एज के अंदर ये होते रहता है, आप आयरन सप्लीमेंट्स। लेकिन अगर इरेगुलर ब्लीडिंग है और ये इतनी हेवी है कि वो अनीमिया कॉज कर रही है, तो फिर आपको पहले क्या करना है? कोएगुलेशन प्रोफाइल चेक करनी है, ताकि आप कोएगुलेटिव डिसऑर्डर्स को रूल आउट कर सको। फिर आप हीमोग्लोबिन के लेवल्स को चेक करोगे ताकि अनीमिया कितना है वो आप देख सको। फिर आप टीएसएच के लेवल्स को चेक करोगे ताकि आप थायराइड एबनॉर्मलिटी, थायराइड डिस्फंक्शन को भी रूल आउट कर सको कि वो भी कॉज नहीं है। फिर जब आप ये सारी चीज कर चुके होगे तो आपको पता चलेगा कि मोस्ट कॉमनली इस फीमेल के अंदर इरेगुलर ब्लीडिंग है ड्यू टू एनोवुलेशन। ठीक है, और कभी भी एक चीज याद रखें, कभी भी इरेगुलर ब्लीडिंग के साथ अगर कोई अडोलसेंट गर्ल आती है आपके पास, तो आपको हमेशा प्रेगनेंसी को तो रूल आउट करना ही करना है। हमेशा यू हैव टू रूल आउट प्रेगनेंसी फर्स्ट। एचसीजी सीरम टेस्ट इज मोर रिलायबल फॉर रूलिंग आउट प्रेगनेंसी एज कंपेयर टू यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। ठीक है, ठीक है जी। अब आपके पास कोई फीमेल आती है जिसमें इरेगुलर ब्लीडिंग है और ये ब्लीडिंग हैवी है जो कि अनीमिया कॉज कर रही है। ठीक है जी, तो पहले तो आप इस अनीमिया को करेक्ट करोगे, उसमें कोई दो राय है नहीं। अनीमिया को करेक्ट करना है, अनीमिया का ट्रीटमेंट आपको बहुत जगहों पे आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर हम वो डिस्कस नहीं करना है। हम डिस्कस करना है कि अगर ये इरेगुलर ब्लीडिंग अभी 15 दिन से काफी ज्यादा हो रही है, एक्यूट ब्लड लॉस हो रहा है, तो फिर आप क्या करोगे? उस केस में आप कैसे मैनेज करोगे वो देखेंगे। एक्यूट ब्लड लॉस अगर हो रहा है मतलब 15 दिन से अगर ब्लीडिंग चली जा रही है, तो ऐसा पॉसिबल है ना कि वाइटल्स जो होंगे वो अनस्टेबल हो चुके होंगे, क्योंकि 15 दिन से रेगुलरली ब्लीडिंग चल रही है। तो वाइटल्स को आपको पहले चेक करना है, वो अनस्टेबल भी हो सकता है फीमेल, और फीमेल जो है हिमोडायनेमिकली स्टेबल भी हो सकती है। अगर फीमेल हिमोडायनेमिकली स्टेबल होती है तो उस केस में आपको ड्रग ऑफ चॉइस है ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। लेकिन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को किस तरीके से लें वो इंपॉर्टेंट है। देखो 15 दिन से ब्लीडिंग चल रही थी, ओके, उसके कारण जो एंडोमेट्रियम है पूरा का पूरा थिन हो चुका है, कुछ नहीं है एंडोमेट्रियम।
इट इज नॉट प्राइम्ड। तो पहले आपको ओसीपीज देनी है और ओसीपीज हाई डोज में देनी है, मतलब ओसीपीज एवरी 6 आवर्ली। फर्स्ट डे पे आपको ओसीपी देनी है एवरी 6 आवर्ली। क्यों? क्योंकि ओसीपी के अंदर होगा एस्ट्रोजन, और ये एस्ट्रोजन कराएगा बहुत ज्यादा प्रोलिफरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, और ये स्टॉप कर देगा ब्लीडिंग को। कैसे? क्योंकि अब एंडोमेट्रियम तो बहुत थिन था, तो जहां पर पहले एंडोमेट्रियम था, जब वो शेड ऑफ कर गया तो ऐसे फोकाय बन जाते हैं जहां से ब्लीडिंग होती रहती है, जहां से ब्लीडिंग होती रहती है वहां पे एंडोमेट्रियम नहीं होता, बस फोकाय होते हैं जहां से अब आपकी ब्लीडिंग हो रही थी। जब आपने ये ओसीपीज दे दिए एवरी 6 आवर्ली, बहुत ज्यादा एस्ट्रोजन दे दिया, तो वहां पर उन फोकाइज पे क्या हो गया, प्रोलिफरेशन हो गया एंडोमेट्रियम का, और वहां से ब्लीडिंग रुक गई। तो पहला तो आपका गोल क्या है कि आपको जल्दी से जल्दी ये जो एक्यूट ब्लड लॉस हो रहा था ना, इसको रोकना है। इसीलिए आपने दिया एस्ट्रोजन, मतलब ओसीपीज दिया आपने बेसिकली एवरी 6 आवर्ली, ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए 24 आवर्स। ठीक है, तो पहले दिन पे तो आपने क्या किया, ओसीपीज दी एवरी 6 आवर्ली टू स्टॉप ब्लीडिंग इन 24 आवर्स। उसके बाद दूसरे दिन पे आप जो है फ्रीक्वेंसी कम करोगे, ओसीपीज दोगे 8 आवर्ली, फिर आप ओसीपीज दोगे 12 आवर्ली, फिर ग्रेजुअली आप एक ऐसा टाइम आएगा कि आपको ओसीपी जो है एक ओसीपी देनी है पर डे। ठीक है, और ओसीपीज के अंदर प्रोजेस्टेरॉन भी होगा, तो जो अब ब्रिक्स बनेगी ना, उन ब्रिक्स में सीमेंट भी लगेगा, तो अब इरेगुलर ब्लीडिंग नहीं होगी भाई। ठीक है जी। एंड गिविंग 1 पिल पर डे पर प्लस करेक्टिंग एनीमिया। तो ये करना है आपको अगर पेशेंट स्टेबल है तो। पहले ओसीपीज देनी है, लेकिन ओसीपीज का डोज इनिशियली हाई रखना है, ग्रेजुअली वन ओसीपी पर डे प्लस अनीमिया को करेक्ट करना है। लेकिन अगर पेशेंट अनस्टेबल है, तो इस पेशेंट के अंदर तो हम 24 घंटे भी नहीं ले सकते इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए। आपको इंस्टेंटली ब्लड लॉस को रोकना है। उसके लिए आप दोगे आईवी एस्ट्रोजन हाई डोज। आईवी एस्ट्रोजन हाई डोज दोगे जिससे ब्लीडिंग रुक जाएगी तुरंत ही। ये मेन है आपका आईवी एस्ट्रोजन हाई डोज। इसके साथ आप जो है इंजेक्शन ट्राइनेक्सा भी दे सकते हो, जो कि एंटी फिब्रिनोलिटिक होता है। ये भी ब्लीडिंग को रोकने में यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे मेन है आईवी एस्ट्रोजन हाई डोज। जैसे ही ब्लीडिंग स्टॉप करेगी, आपको ओसीपी शुरू कर देना। क्या शुरू कर देना? ओसीपी। ठीक है, अगर आपका पेशेंट आता है आपके पास इरेगुलर ब्लीडिंग के साथ, इतनी हेवी है कि अनीमिया कॉज कर रहा है, बट कोई एक्यूट ब्लड लॉस नहीं है, अनीमिया है अलॉन्ग विथ रेगुलर ब्लीडिंग, बट कोई एक्यूट ब्लड लॉस नहीं है, तो इसमें क्या है ना, आपको देनी इसमें भी ओसीपीज ही है, इसमें भी ओसीपीज ही देनी है। लेकिन शुरुआत से आपको ओसीपी जो है एक ओसीपी पर डे देनी है। ये ओसीपीज क्या करेगा, पहली बात तो ब्लड लॉस को भी डिक्रीज करेंगे, और साइकिल्स को रेगुलेट भी कर देंगे, साइकिल्स को रेगुलर भी बना देंगे और डिक्रीज भी कर देंगे ब्लड लॉस को। जैसे आपने इसमें भी ओसीपीज ही दिया, लेकिन इसमें चूंकि आपको ब्लीडिंग स्टॉप करनी थी, इसलिए इनिशियली आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसीपी ज्यादा रखा। यहाँ पर आपको वो चीज करनी नहीं है, यहाँ पर आपको 1 ओसीपी पर डे देनी है शुरुआत से, और ऐसे साइक्लिकल ओसीपी देना फॉर 3 to 6 मंथ्स। महीने में 21 दिन आपको ये ओसीपी देनी है, फिर 21 दिन के बाद आपको नहीं देनी है। उसके बाद बेसिकली विड्रॉवल ब्लीडिंग हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? विड्रॉवल ब्लीडिंग। फिर अब आप ये पूछोगे कि एक्चुअली में आपका जो ओसीपी है, ये ब्लड लॉस को रिड्यूस कैसे करता है, तो समझाते हैं। तो देखो, आपका जो ओसीपी होता है ना, ये इनहिबिट करता है एलएच और एफएसएच को। ओसीपी इनहिबिट करता है एलएच और एफएसएच को। जैसे ये दोनों इनहिबिट हो गए, तो ओवरी से हार्मोन्स आना भी बंद हो जाएंगे। दे विल आल्सो सप्रेस द हार्मोन्स कमिंग फ्रॉम द ओवरी। अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ओवरी से आएंगे नहीं, तो उतना एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट नहीं करेगा, जिससे आपका ब्लीडिंग जो है रुक जाएगा। ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं, मतलब ये आप जो ओसीपी देके आप जो एलएच और एफएसएच को काम करवाना बंद कर रहे हो ना, आप एचपीओ एक्सेस को बंद करवा रहे हो। आप ओवरी से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं होने दे रहे हो, आप खुद एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन अपने कंट्रोल के थ्रू दे रहे हो। ठीक है ना? अब इस ओसीपी के अंदर एस्ट्रोजन होता है लो डोज पिल्स के फॉर्म में 25 to 30 mcg, और प्रोजेस्टेरोन भी होता है साथ में। टुगेदर ये रेगुलेट करता है एंडोमेट्रियल थिकनेस को, और देयरफॉर ये डिक्रीज कर देते हैं आपके ब्लड लॉस को। ठीक है। ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं कि आप कंटिन्यूस पिल्स क्या करेंगे। आपने अगर कंटिन्यूस पिल्स दी, मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, 21 दिन टैबलेट्स दे रहे थे, उसके बाद विड्रॉल ब्लीडिंग हो रही थी ना। अगर आपने कंटिन्यूस पिल्स दी पूरे के पूरे 30 दिन, तो क्या होगा, तो आपकी एंडोमेट्रियल थिकनेस बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाएगी। बहुत ज्यादा डिक्रीज क्यों कर जाएगी? क्योंकि ओसीपीज के अंदर जो प्रोजेस्टेरॉन होगा, आप अगर पूरे 30 दिन के लिए प्रोजेस्टेरॉन दोगे, तो ये प्रोजेस्टेरॉन डाउन रेगुलेट कर देगा एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को। और चूंकि वो एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को डाउन रेगुलेट कर देगा, तो आप बाहर से एस्ट्रोजन कितना भी दे दो, अगर रिसेप्टर से डाउन रेगुलेटेड होंगे, तो प्रोलिफरेट कर ही नहीं पाएगा एंडोमेट्रियम, इसलिए उसकी थिकनेस बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। इसीलिए जो ओसीपीज होते हैं, उनको आप एंडोमेट्रियम के लिए प्रोटेक्टिव मानते हो।
और ये डिक्रीज करता है रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर को। फिर हम बात करते हैं अदर ड्रग्स जो हम यूज कर सकते हैं इन दिस केस, जब इरेगुलर ब्लीडिंग है अनीमिया के साथ पर कोई एक्यूट ब्लड लॉस नहीं, इसमें हम क्या कौन से अदर ड्रग्स भी करेंगे। पहला है प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी, 12 से 14 दिन के लिए आप प्रोजेस्टेरॉन दो पर मंथ, बट इट इज लेस वेल टॉलरेटेड। और अगर फीमेल को हार्मोनल थेरेपी नहीं लेनी तो आप ट्रेनेक्सा जैसे एंटीफिब्रिनोलेटिक दे सकते हो या फिर मेफेनेमिक एसिड जैसा एनएसएआइड दे सकते हो। ये दोनों ब्लड लॉस को तो डिक्रीज कर देगी लेकिन ये साइकिल को रेगुलर नहीं बना सकते। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आपके प्रीकॉशियस प्यूबर्टी के बारे में। देखो, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी हम तब बोलते हैं जब गर्ल्स में 8 ईयर से पहले प्यूबर्टल चेंजेस देखने को मिले, या फिर बॉयज के अंदर 9 ईयर से पहले प्यूबर्टल चेंजेस देखने को मिले। मोस्ट कॉमन कॉज हमने पहले भी डिस्कस किया था कि प्रीकॉशियस का मोस्ट कॉमन कॉज होता है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक मतलब क्या, इसमें होता क्या, क्योंकि ड्यू टू एन अननोन रीजन जिस जो हमें भी नहीं पता, देयर इज प्रीमेच्योर एक्टिवेशन ऑफ एचपी एक्सिस। एचपी एक्सिस का प्रीमेच्योर एक्टिवेशन हो जाता है जिससे ज्यादा सेक्स स्टेरॉइड जो है वो रिलीज होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली। ठीक है, अब ये मोस्ट कॉमन कॉज जो है इडियोपैथिक, ये कॉज करता है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रीकॉशियस प्यूबर्टी जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। ओके, सेंट्रल प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। और ये सेंट्रल प्रीकॉशियस प्यूबर्टी को हम जीएनआरएच डिपेंडेंट प्रीकॉशियस प्यूबर्टी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, प्रीमेच्योर एक्टिवेशन हो रहा है ना एचपी एक्सिस का सेंट्रल प्रीकॉशियस प्यूबर्टी के अंदर। तो जब जीएनआरएच रिलीज होगा तभी जाके बेसिकली आपके सेक्स स्टेरॉइड्स बढ़ रहे हैं, जिसके कारण प्यूबर्टी आपके जल्दी आ रही है। तो इसे हम बोलेंगे जीएनआरएच डिपेंडेंट। इसमें जो आपका नॉर्मल सीक्वेंस होता है प्यूबर्टल चेंजेस का, मतलब जब नॉर्मल प्यूबर्टी आती है तो जो नॉर्मल सीक्वेंस होता है प्यूबर्टल चेंजेस का, मतलब पहले ग्रोथ स्पर्ट आएगा, फिर आपका थेलार्क आएगा, फिर प्यूबार्क आएगा, फिर पीक हाइट वेलोसिटी आएगी, फिर मेंस्ट्रुएशन होगा। ये जो आपका नॉर्मल सीक्वेंस होता है यही सेम सीक्वेंस फॉलो होगा। ओके, in the central precocious puberty. The changes correspond to the sex of the individual. Therefore, this is isosexual. सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हमेशा क्या होती है, आइसोसेक्सुअल होती है। इट इज ऑलवेज आइसोसेक्सुअल। जो चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के अंदर दे आर ऑलवेज करस्पॉन्डिंग टू दी सेक्स। और इन 10 to 20% ऑफ फीमेल जिनके अंदर प्रिकॉशियस प्यूबर्टी आती है उनके अंदर कोई ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। जैसे कि मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर जो हो सकता है वो होता है आपका हाइपोथैलेमिक हमार्टोमा। दूसरे ऑप्टिक ग्लाइमा, क्रेनियोफेरेंजियमा, पिनियलोमा ये भी हो सकता है। बस मोस्ट कॉमन है, पर मोस्ट कॉमन कौन सा आपका हाइपोथैलेमिक हमार्टोमा। हाइपोथैलेमिक हमार्टोमा के अंदर इट इज एसोसिएटेड विद जेलेस्टिक सीजर्स। ये वो सीजर्स होते हैं जिसके अंदर लाफिंग स्पेल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर हम बात करते हैं दूसरे टाइप के बारे में ऑफ प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। पहला तो हमने पढ़ लिया, दैट इज योर सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, मोस्ट कॉमन टाइप। दूसरा है आपका पेरिफेरल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। इसमें ना आपका एचपी एक्सेस प्रीमेच्योरली एक्टिवेट नहीं हो रहा, इसमें एचपी एक्सेस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। इसमें ऑलरेडी सेक्स स्टेरॉइड्स आपकी ज्यादा है बॉडी के अंदर ड्यू टू दिस मच कॉजेस: ovarian cyst, ovarian tumor, adrenal tumor, congenital adrenal hyperplasia, exogenous HRT, McCune-Albright syndrome, and severe long-standing hypothyroidism. ओवेरियन सिस्ट में ज्यादा काम करेगा ओवरी, इसलिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ज्यादा रिलीज होगा। ओवेरियन ट्यूमर में ज्यादा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होगा। एड्रेनल ट्यूमर में ज्यादा एंड्रोजन्स होंगे, ज्यादा एंड्रोजन से ज्यादा एस्ट्रोजन बनेगा। सीएच के अंदर भी सेम। एक्सोजेनस एचआरटी के अंदर ज्यादा हार्मोन बाहर से दिया जा रहा है। मैक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम एंड सीवियर लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपोथायराइडिज्म, सबके अंदर सेक्स स्टेरॉइड ज्यादा प्रेजेंट होगा। तो रीजन इज नॉट द सिग्नल फ्रॉम हायर सेंटर, देयरफॉर इट इज जीएनआरएच इंडिपेंडेंट प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। ठीक है, अब हाँ, ये एक जो आपको बताना है कि सीवियर लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपोथायराइडिज्म जो होता है तो उसमें बहुत ज्यादा टीएसएच के लेवल्स बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा टीएसएच के लेवल्स बढ़ जाते हैं। और टीएसएच का जो अल्फा सब यूनिट होता है, ये मैंने आपको फिजियोलॉजी में भी पढ़ाया था, ऑब्स्टेट्रिक्स में, कि जो टीएसएच का अल्फा सब यूनिट होता है ये एलएच के और एफएसएच को मिमिक करता है। इसीलिए ये जब एलएच और एफएसएच को मिमिक करता है तो ये बेसिकली ओवरी को स्टिमुलेट कर सकता है। ठीक है, ओवरी को स्टिमुलेट करके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज करवा सकता है। ठीक है, अब ओवेरियन ट्यूमर के बारे में बस पढ़ लेते हैं अच्छे से डिटेल में। ओवेरियन ट्यूमर आपके ज्यादा एस्ट्रोजन को भी रिलीज कर सकते हैं, ज्यादा एंड्रोजन्स को भी रिलीज कर सकते हैं। अगर वो ज्यादा एस्ट्रोजन को रिलीज कर रहे होंगे तो जो प्यूबर्टल चेंजेस आएंगे दे विल बी करस्पॉन्डिंग टू सेक्स, तो ये आइसोसेक्सुअल भी हो सकता है। ओके, और अगर ये एंड्रोजन को रिलीज कर रहे होंगे आपके ओवेरियन ट्यूमर, जैसे कि एंड्रोजन कौन सा ट्यूमर्स आपके एंड्रोजन को रिलीज करता है, सर्टोलिलेडिक सेल ट्यूमर जिसको हम रेनोब्लास्टोमा भी कहते हैं और हाइलस सेल ट्यूमर कहते हैं। अगर एंड्रोजन रिलीज हो रहा है आपके ओवेरियन ट्यूमर से तो फिर जो प्यूबर्टल चेंजेस होंगे दे विल नॉट करस्पॉन्ड टू द फीमेल सेक्स, तो ये आइसोसेक्सुअल नहीं होगा, इट विल बी नॉट आइसोसेक्सुअल, ये विरलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये समझा कि पेरिफेरल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी इज नॉट ऑलवेज आइसोसेक्सुअल। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा जो प्यूबर्टल चेंजेस होंगे पेरिफेरल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के अंदर वो करस्पॉन्ड करे सेक्स को। वही सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी वाज ऑलवेज असेक्सुअल, आइसोसेक्सुअल।
ठीक है, तो ये एक डिफरेंस तो आपको दोनों के अंदर पता होना चाहिए। फिर और क्या डिफरेंसेस है, थोड़ा सा अगर डिटेल में पढ़े तो सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी के अंदर आपके एलएच और एफएसएच के लेवल्स प्यूबर्टी वाले होते हैं, प्यूबर्टल लेवल्स होते हैं, मतलब एलिवेटेड लेवल्स होते हैं एलएच और एफएसएच के इन सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, क्योंकि आपके एचपी एक्सिस का प्रीमेच्योर एक्टिवेशन हुआ था ना, इसलिए ज्यादा एलएच और एफएसएच होगा। लेकिन पेरिफेरल के अंदर क्या होगा ना, ऑलरेडी एस्ट्रोजन ज्यादा है, ऑलरेडी सेक्सटेरॉन ज्यादा है ड्यू टू ओवेरियन ट्यूमर, ड्यू टू ओवेरियन सिस्ट, तो नेगेटिव फीडबैक देंगे एलएच और एफएसएच को। तो जो एलएच और एफएसएच होंगे वो अपने प्री प्यूबर्टल लेवल्स में ही होंगे इन पेरिफेरल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी भी। तो अगर आपको प्री प्यूबर्टल लेवल्स पर एलएच और एफएसएच मिल गए तो वो पेरिफेरल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है, और अगर सेंट्रल है तो प्यूबर्टल लेवल्स पे होंगे, मतलब एलिवेटेड लेवल्स होंगे आपके एलएच और एफएसएच के। फिर आप एक जीएनआरएच स्टिमुलेशन टेस्ट भी कर सकते हो। जीएनआरएच स्टिमुलेशन टेस्ट से अगर आपका एलएच बढ़ रहा है तो मतलब क्या है कि ये सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है। अगर कोई इफेक्ट नहीं दिखा एलएच के ऊपर तो वो पेरिफेरल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है, क्योंकि जेएनआरएच आप कितना भी दे दो इसमें, ईस्ट्रोजन ज्यादा होने के कारण नेगेटिव फीडबैक ही मिलने वाला है एलएच और एफएसएच के लिए। ठीक है, एंड सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी इट इज ऑलवेज आइसोसेक्सुअल, वही पेरिफेरल जो होती है इट मे बी असेक्सुअल, मे नॉट बी असेक्सुअल, आइसोसेक्सुअल। ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे करोगे आप पेरिफेरल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का, तो ये काफी आसान है, आप स्पेसिफिक कॉज को ट्रीट करें, आपका पेरिफेरल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी ट्रीट हो जाएगा। सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी को आप कैसे ट्रीट करोगे, इसमें आपका ड्रग ऑफ चॉइस होता है जीएनआरएच अगोनिस्ट कंटिन्यूस फॉर्म में, नॉट पल्सटाइल। आपको क्या देना है, जीएनआरएच का अगोनिस्ट देना है, बट कंटिन्यूसली देना है। जब कंटिन्यूसली आप जीएनआरएच अगोनिस्ट को दोगे तो बहुत ज्यादा एलएच और एफएसएच बढ़ जाएगा। जब बहुत ज्यादा एलएच और एफएसएच बढ़ जाएगा तो फ्लेयर रिस्पॉन्स आएगा, और ये फ्लेयर रिस्पॉन्स के कारण नेगेटिव फीडबैक जाएगा आपके हाइपोथैलेमस को, जो कि सप्रेस कर देगा एचपीओ एक्सिस को। आप देखो, मतलब आप सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी प्री मैच्योर एक्टिवेटेड है आपकी एचपीओ एक्सिस, उसमें उसमें आप फिर से जीएनआरएच का अगोनिस्ट दे रहे हो, वो भी कंटिन्यूस फॉर्म में। ये कर क्या रहा है ना, ये नेगेटिव फीडबैक ला रहा है एचपीओ एक्सिस के लिए, जो कि सप्रेस कर रहा है आपके एचपीओ एक्सिस। ठीक है, और आप ये याद रखिए सारी अगोनिस्ट ड्रग जो होते हैं ना वो ओरली आप कभी नहीं देते हो, क्योंकि उनका हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। इनको हम इंट्रामस्कुलरली, सबक्यूटेनियसली, नेजल स्प्रे इन फॉर्म के अंदर जरूर दे सकते हो, पर ओरल फॉर्म में कभी नहीं देते। फिर मोस्ट कॉमनली यूज्ड आपका जो जीएनआरएच अगोनिस्ट होता है वो ल्यूप्रोलाइड होता है। दूसरे जो आप जीएनआरएच अगोनिस्ट को हम यूज कर सकते हैं दैट इज गॉस्ट्रेलिन, नेफारेलिन, ब्यूसरेलिन, ये भी आप यूज कर सकते हैं। अब दूसरी कौन सी जगह है जहां पर हम अगोनिस्ट को यूज कर सकते हैं, जीएनआरएच अगोनिस्ट को इन अ कंटिन्यूअस मैनर, कहां पर है कंटिन्यूअस मैनर के अंदर, ये वो सारी जगह जहां पर हम यूज कर सकते हैं। इसको निमोनिक क्या, CEFHABP, जहां पर C फॉर सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, E फॉर endometriosis, F for fibroid, H for हिरिसिज्म, A for AUB, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर। तो जब जब हम ये उनका स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ेंगे तब भी हम समझेंगे इनके बारे में। ओके, अब जीएनआरएच अगोनिस्ट को पल्सेटाइल मैनर के अंदर क्या दे सकते हैं क्या हम, नहीं। देखो, जीएनआरएच अगोनिस्ट को अगर हम पल्सेटाइल मैनर में देंगे ना तो ये सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी को और वर्सन करेगा। तो इसको हम कहां पर देते हैं, इसको हम डिलेड प्यूबर्टी और इनफर्टिलिटी में देते हैं, क्योंकि ये जब आप जेएनआरएच अगोनिस्ट को पल्सेटाइल मैनर में देंगे इन द फॉर्म ऑफ आईवी इन्फ्यूजन फॉर्म, कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं देगा, ये उल्टा ये ओवरी को स्टिमुलेट करेगा। इसलिए ये डिलेड प्यूबर्टी और इनफर्टिलिटी के अंदर ज्यादा कॉमनली हम यूज करते हैं। बचा आपका जेएनआरएच एंटागोनिस्ट। तो जेएनआरएच एंटागोनिस्ट के अंदर जो अब ड्रग्स आते हैं वो ये तीन होते हैं, सेटेरोरेलिक्स, दो जो नए ड्रग्स है जो ओरली भी आप दे सकते हो जेनेरिक एंटागोनिस्ट, दैट इज एल्गागोलिक्स, रेलिगोलिक्स। ये सप्रेस कर देते हैं आपके जेनेरिक को विदाउट एनी फ्लेयर रिस्पॉन्स। इसमें कोई आपके एलएच और एफएसएच बढ़ते नहीं है, डायरेक्ट सप्रेशन होता है आपके एचपीओ एक्सिस का। ओके, कोई फ्लेयर रिस्पॉन्स नहीं आता, कोई नेगेटिव फीडबैक से सप्रेस नहीं होता है यहाँ पर एचपीओ एक्सिस, डायरेक्ट सप्रेस होता है। ये जेनेरिक एंटागोनिस्ट उतना ज्यादा अभी एफडीए अप्रूव्ड नहीं है कंडीशंस के लिए, बट दे आर एफटीए अप्रूव्ड फॉर एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड एंड ओएचएसएस। इन तीन कंडीशंस के लिए जेनेरिक एंटागोनिस्ट जो है वो एफडीए अप्रूव्ड है। डिलेड प्यूबर्टी को तो हम लास्ट में डिटेल में अमेनोरिया वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन ये क्या होता है, इट इज नो प्यूबर्टल चेंज बाय 13 years इन अ गर्ल एंड 14 years इन अ बॉय इज कॉल्ड एज डिलेड प्यूबर्टी। इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिले, दैट इज पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। गर्ल्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डिले इज अनकॉमन, मतलब इतना कॉमन नहीं है, एंड इट इज डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। ज्यादा डिटेल में इसके बारे में हम जो है कब पढ़ेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे अमेनोरिया के अंदर। ठीक है, ठीक है।